हे गाइस, वेलकम टू गोल गेटर। आज मैं आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिषद है। यूनाइटेड नेशन जो होता है, सबसे पहले मैं आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में बता देती हूँ। जो संयुक्त राष्ट्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसकी बहुत सारी जो कमिटीज़ हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज़ उसने बना रखी हैं जो बहुत सारे कदम उठाती हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय पीस को बढ़ावा देने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ये लेते हैं। तो ये जो काउंसिल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है ना, ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, मतलब कि यूनाइटेड नेशन के जो है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट होते हैं और ये उनमें से एक है। 6 पार्ट होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के 6 पार्ट कौन कौन से हैं, 6 ऑर्गन कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 ऑर्गन्स को। जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, उसके 6 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। आपने इसके बारे में भी बहुत सुना होगा, इनकी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। दूसरा होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है, थर्ड पार्ट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा होता है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, ये होता है। तो ये 5 तो ये हो गए। एक और पार्ट होता है। सबसे पहले इन 5 के बारे में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। इनके 5 के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। जो मैंने आपको संस्थाएं लिखवाई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं। तो आप इन्हें एक जगह ही याद रख सकते हैं, क्योंकि इन 5 के हेडक्वार्टर जो है ना वो न्यूयॉर्क USA में है, ठीक है। इन 5 के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। एंड जो मैं छठा बताने जा रही हूँ, 6 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका दूसरा नाम, इसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से इट वर्ल्ड कोर्ट, ठीक है। जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो अलग जगह होते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग कहाँ पे है? नेदरलैंड में है। वेयर इज द हेग? नेदरलैंड की कैपिटल है हेग, नेदरलैंड, ठीक। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश, हिंदी, इन सब लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है। आपको मटेरियल चाहिए, आपको जानकारी ज़रूरी है। आप इंग्लिश हिंदी को तो अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है आप कुछ और लिखेंगे। इंग्लिश और हिंदी में भी UNGA लिखा आ सकता है एग्जाम्स में भी। तो आपको इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप बने रहे हमारे साथ, आपको के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। चलिए तो अब टॉपिक पर आते हैं हम। तो ये मैंने आपको 6 पार्ट्स बताए, 6 ऑर्गन्स बताए यूनाइटेड नेशन के। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना। इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं मैंने ये भी आपको बता दिया। अब जो 2 संस्थाएं हैं, 2 संस्थाएं यूनाइटेड नेशन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है,
जो मैंने बताया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बताया था, न्यूयॉर्क में। एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो संस्थाएं हैं, ठीक है। जो जनरल असेंबली है, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल असेंबली इसका नाम है, तो ये जनरल सी संस्था होती है, इसमें कोई भी कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है, बस वो सोवरेन होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, ठीक है। जो सोवरेन नहीं होती है उसे, अगर कोई कंट्री सोवरेन डिक्लेयर नहीं कर पाती अपने आप को, तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज सभी कंट्रीज की मेंबर बन सकती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, अब आपको सोवरेन क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। संप्रभु देश क्या होते हैं, सोवरेन, संप्रभु, ठीक है। जो संप्रभु देश होते हैं वो क्या होते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूं अभी। संप्रभु देश वे देश होते हैं जिनके पास अपना डिफेंस हो, मतलब कि अपनी रक्षा हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय हो, ठीक है। अपना कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार, क्या होता है कम्युनिकेशन, संचार, अपना संचार हो, ठीक। अपना डिफेंस हो, रक्षा हो, अपना संचार हो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि संचार मंत्रालय भी होना चाहिए। तीसरी क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हो, फॉरेन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर क्या आता है कि जितने भी हमारे विदेशी चीज़ें होती है ना, उस पर काम करने वाली, उस पर कंट्रोल करने वाली, उस पर डिसीजन लेने वाली एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, एक मंत्रालय होना चाहिए, जिनके पास ये तीनों चीज़ होती हैं। वे कंट्रीज़ क्या होती है, सोवरेन कंट्री होती है, संप्रभु देश होते हैं। किसी भी देश को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पार्ट बनने के लिए सोवरेन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आया। एक तो क्या होना चाहिए, अपना रक्षा मंत्रालय होना चाहिए, एक विदेश मंत्रालय होना चाहिए, एक संचार मंत्रालय होना चाहिए, ये तीन चीज़ जरूरी होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो कन्फ्यूज़न और आते हैं कि स्टेट क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें कन्फ्यूज़न आता है कि स्टेट, राज्य हम किसे बोलेंगे। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसे भी हम स्टेट बोलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी अगर देश है उसे स्टेट बोला जाता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर अब तो यूटी बन चुका है, लेकिन इसे यूनियन टेरिटरी बन चुका है, संघराज क्षेत्र, लेकिन इसे हम राज्य भी था, अब तक स्टेट बोलते थे, राज्य, ठीक है। या फिर मैं यूपी की बात करूं, यूपी भी एक स्टेट है, इंडिया भी एक स्टेट है, ये इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट है, ये हमारे देश के अंदर एक स्टेट है। तो इन दोनों स्टेट में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार से मैं फिर आपको कहना चाहूँगी कि ये जो मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, लेक्चर्स, ये आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट, अपने टॉपिक को। स्टेट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनेशनल और एक म्युनिसिपल। म्युनिसिपल बोलते हैं जो इंडिया के अंदर स्टेट है ना, उन्हें इंटरनेशनल नहीं बोलेंगे, म्युनिसिपल बोलेंगे, म्युनिसिपल स्टेट, ठीक है। लोकली जो स्टेट होते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूपी। सबसे पहले मैं जो म्युनिसिपल स्टेट होते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। जो म्युनिसिपल स्टेट होते हैं उनके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से वे स्टेट कहलाए जाएंगे। उनके पास टेरिटरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टेरिटरी, मतलब कि राज्य क्षेत्र। उनके पास क्या होना चाहिए, राज्य क्षेत्र होना चाहिए एक तो। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, पीपल होने चाहिए, लोग होने चाहिए, ठीक है, पीपल, लोग होने चाहिए। जनता होनी चाहिए, जनता कहेंगे और ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। टेरिटरी होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए, राज्य क्षेत्र होना चाहिए, जनता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार होनी चाहिए, ठीक है। जिसके पास अपनी सरकार होगी, अपना राज्य क्षेत्र होगा, अपनी जनता होगी, वो क्या होगा, ये तीन चीज अगर होती हैं वे म्युनिसिपल स्टेट कहलाए जाते हैं। जो स्टेट जैसे कि यूपी हो गया, इनके पास क्या है, अपनी गवर्नमेंट है, सीएम वगैरह जो होते हैं,
इनसे इनकी गवर्नमेंट बनती है, अपनी जनता होती है, पीपल्स होते हैं, अपना राज्य क्षेत्र भी है, यूपी का जो राज्य क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक म्युनिसिपल स्टेट हो गया। अब अगर मैं इंटरनेशनल स्टेट की बात करूं, जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स, अगर मैं इंटरनेशनल स्टेट की बात करूं, इंटरनेशनल, वो ये स्टेट कौन से होते हैं, जैसे कि इंडिया ले लो, इंडिया को हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनली हम क्या कहते हैं, इंडिया एक स्टेट है इंटरनेशनली। यूएसए भी एक स्टेट है, ठीक है। कोई भी कंट्री ले लो, रशिया भी एक स्टेट है, नेदरलैंड, जापान, सबको हम इंटरनेशनली क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। तो ये इस स्टेट का मतलब क्या होता है, ये मैं बताने वाली हूँ अभी। ये जो स्टेट है इनके पास क्या होती है, एक तो टेरिटरी, जो मैंने पहले भी बताया आपको, टेरिटरी इनके पास भी होना जरूरी है। टेरिटरी मतलब राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या होनी जरूरी है, पीपल जरूरी है, मतलब कि यहाँ पे जनता होनी चाहिए, तभी तो स्टेट होगा, जनता बिना तो स्टेट ही नहीं होता है। टेरिटरी, राज्य भूमि बिना भी स्टेट नहीं होता है, कोई राज्य हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज गवर्नमेंट होनी जरूरी है, गवर्नमेंट भी जरूरी है, ठीक है, गवर्नमेंट, सरकार होनी जरूरी है। अगर कहीं पे लोग निवास करते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट तो होगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना। चौथी चीज़ क्या होती है, चौथी चीज़ होती है सोवरिन। टू बिकम एन इंटरनेशनल स्टेट, अगर मैं इंटरनेशनल स्टेट की बात करूं तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राज्य बनने के लिए संप्रभु होना किसी भी स्टेट का जरूरी होता है। और संप्रभु मैंने बता ही दिया, संप्रभु होता क्या है। संप्रभु का मीनिंग ये भी होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, किसी भी देश के अंडर काम नहीं कर रहा होगा। और दूसरी बात ये भी होती है, अगर कोई कंट्री किसी और देश के, किसी और अन्य कंट्री के क्या करती है, अंडर में काम करती है, जैसे कि हमारे इंडिया जो थी पहले ब्रिटिश के अंडर काम करती थी, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे तो हम सोवरिन नहीं थे, तब हमारे पास ना तो हमारा रक्षा मंत्रालय था, ना हमारे पास संचार मंत्रालय था, ना हमारे पास विदेश मंत्रालय था। ये सब की जो डोर है, कमान है, वो ब्रिटिश सरकार संभालती थी, ठीक है। तो अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको अभी बताई है। तो जो हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है और सुरक्षा है, उसे बढ़ावा देते हैं। अगर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और जो पीस, शांति है, ये सब खतरे में होती है, तो इस पर स्टेप उठाने का काम किसका होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है, ठीक है। यही काम होता है। अगर कहीं पे किसी भी कंट्री में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं जो मीटिंग करती हैं टाइम टाइम पर, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन होता है। यूएनएससी जो है, मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अब तो आपको पता ही चल गया होगा इनका मेजर काम क्या होता है। और यूनाइटेड नेशन में कौन कौन से जो मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज आने वाली हैं, इसका भी डिसीजन यही लेते हैं, ठीक है। इनमें एक प्रेसिडेंट भी बनता है जो ये सब काम संभालता है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है। जो मेंबर कंट्रीज होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट स्थायी, ठीक है, स्थायी सदस्य, जिसे हम स्थायी सदस्य बोलेंगे, परमानेंट मेंबर, ठीक। और 10 क्या होते हैं, 10 होते हैं नॉन परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट मेंबर, अस्थायी सदस्य जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य, ये होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो जो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं ये हमेशा रहेंगे, इनकी सीट्स हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन जो ये 10 अस्थायी हैं, इनकी 2-2 साल के लिए वोटिंग के अकॉर्डिंग होती है, इनकी वोट करके इन्हें बनाया जाता है कौन सी कंट्री बनेगी अब की बार नॉन परमानेंट मेंबर। 2 साल के लिए एक बार चुना जाता है इन्हें, नॉन परमानेंट मेंबर को। लेकिन जो ये परमानेंट कंट्रीज होती हैं ये हमेशा के लिए होती हैं, जो सारे काम होते हैं ये परमानेंट मेंबर्स ही करते हैं कि किन किन कंट्रीज़ को, किन किन देशों को यूनाइटेड नेशन में सम्मिलित करना है, सिक्योरिटी काउंसिल में सम्मिलित करना है, ये सब डिसाइड कौन करते हैं, ये 5 परमानेंट मेंबर डिसाइड करते हैं, ठीक है।
है आपको इतना समझ? ठीक है, आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये तो आपको पता ही चल गया है अब कि ये होती क्या है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से होते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो पीस है, इंटरनेशनल पीस, सैंक्शन वगैरह लगाने, अगर कोई कंट्री जो है, कोई कंट्री बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म फैला रही है, आतंकवाद फैला रही है, या फिर कोई कंट्री खतरा है इंटरनेशनल पीस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, तो वो जो यूनाइटेड नेशन है वो मिल के, यूनाइटेड नेशन के देश सैंक्शन ठोक सकते हैं उन कंट्रीज़ पे, ठीक है, सैंक्शन लगा सकते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो ये एक कंट्रोल करने का उनका तरीका होता है। मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं उन पे, मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, उनके साथ युद्ध कर सकते हैं कि हम सारे के सारे जो 5 कंट्रीज हैं ये मिल के, या फिर और भी देश उनके साथ आ जाएंगे, हम वर्ल्ड वॉर वगैरह, ये थ्रेट धमकी देते हैं, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से वे कंट्रोल करते हैं। पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं इनके। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बनी थी। जो इसका इंट्रोडक्शन मैं दे रही हूँ, जो वर्ल्ड वॉर 2 था, वर्ल्ड वॉर 2 में जो कंट्रीज जीती थी वे परमानेंट सीट्स उन्हें मिल गई थी ऑटोमेटिकली, ठीक है। चार्टर में ये नहीं लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट्स उनकी होंगी जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीता था, लेकिन ऐसा ही हुआ था। जो वर्ल्ड वॉर 2 था, इसमें 2 साइड से वॉर हुआ था, 2 पार्टीज आप कह सकते हैं, 2 पावर्स आई थी। एक थी इलाइट पावर, द इलाइट पावर, इलाइट्स पावर, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, यूके, फ्रांस, ये सब इकट्ठा लड़ रहे थे। दूसरी साइड कौन सी थी? दूसरी साइड था द एक्सिस पावर, द एक्सिस पावर। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? इसकी हार हुई थी एक्सिस पावर की, और जीत किसकी हुई थी? लाइट पावर की जीत हुई थी। एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? जापान, इटली, जर्मनी, नाजी जर्मनी, ये सब जो थी ये एक्सिस पावर में कंट्रीज थी। तो ये तो हो गई कंट्रीज की बात। जीता कौन था? इलाइट पावर जीती थी। तो इलाइट पावर डोमिनियन हो गई, जब जीती तो डोमिनियन हो गई। तो अपना डोमिनेंस शो करने के लिए इन्होंने मौका ही नहीं दिया एक्सिस पावर की कंट्रीज को परमानेंट मेंबर बनने का, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चार्टर था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात थी, वो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने से पहले ही रखी जा चुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें लॉस हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में कि उसके बाद इकोनॉमी इतने पीछे चली गई थी कि डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण किया गया। तो ये हो गया आपकी इसके निर्माण की बात। जो परमानेंट मेंबर कौन बना? इलाइट पावर की मेंबर बने। अब मैं आपको नाम बता देती हूँ कौन कौन से नाम थे इनके। 5 परमानेंट मेंबर थे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 जो है, ये 5 थे जो जीते भी थे और जिन्हें परमानेंट सीट मिली। चाइना इसमें बहुत ज़्यादा लकी हो गया, क्योंकि 1945 तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बन गया था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी जब, इसके तुरंत बाद। और इसके जो परमानेंट मेंबर हैं, वो इसमें चाइना को भी मौका मिल गया, आसानी से बन गया था चाइना पार्ट इसका, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक मैं बता देती हूँ। जो भी परमानेंट मेंबर है, ये आ जाता है कि कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं या नहीं हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र जो सिक्योरिटी काउंसिल है, तो इसके कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं और कौन कौन से नहीं हैं, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं इसकी ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ अभी। चलिए, हम इसे अगर मैं इलेबोरेट करके लिखूं कुछ, चाइना, फ्रांस, रसिया, रसिया का हम रसिया लिख सकते हैं, रूस, रसिया, रूस हो गया, ठीक है। एफ से क्या बन गया? एफ से बन गया फ्रांस, ठीक है। ए से क्या बन गया? ए से बन गया अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कह सकते हैं, अमेरिका। सी से क्या बन गया?
सी से बन गया चाइना, चाइना बन गया। और ई से क्या बना, ई से बना इंग्लैंड। आपको रिमेंबर रखने के लिए ज़रूरी है इंग्लैंड, बाकी यूनाइटेड किंगडम है पूरा, ठीक है। तो हम क्या रख सकते हैं, रूस फेस, ये एक ट्रिक हो सकती है, FACE फेस, रशिया फेस। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है, रशिया फेस। F से फ्रांस, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड। आपको ये भी ध्यान रखना है इंग्लैंड एक ही कंट्री नहीं है, पूरा यूनाइटेड किंगडम जो है इसका मेंबर है। आपको सिर्फ रिमेंबर करने के लिए एक ट्रिक थी कि रसिया फेस से आप इसे याद रख सकते हैं, जिसमें R स्टैंड फॉर रसिया और जो F स्टैंड फॉर फ्रांस, A स्टैंड फॉर अमेरिका, C स्टैंड फॉर चाइना एंड E स्टैंड फॉर इंग्लैंड, ठीक है। अब मैं आपको यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ बता देती हूँ। हो सकता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इसके बारे में ना पता हो कि यूनाइटेड किंगडम किस किस से बना हुआ है। जो ये यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं। एक तो हो गया इंग्लैंड, ठीक है, एक तो हो गया इंग्लैंड, एक हो गया स्कॉटलैंड, इंग्लैंड स्कॉटलैंड, वेल्स, वेल्स, और एक हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक। तो ये देश आते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। जो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है, ये 3 कंट्रीज को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अगर ग्रेट ब्रिटेन आएगा तो उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड इंक्लूडेड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड चारों को मिलाकर कहूँ तो ये यूनाइटेड किंगडम बनता है। जो ये यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, ये 10वीं लार्जेस्ट परचेजिंग पावर है वर्ल्ड की, ठीक है। इट इज 10th लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पैरिटी इन द वर्ल्ड, ओके, 10th लार्जेस्ट। और इसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की ये 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये भी आपको ध्यान रखना है इन नॉमिनल जीडीपी टर्म्स, नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में, ठीक है। और जो मैंने आपको ये देश बताए, एक तो इंग्लैंड बताया, एक स्कॉटलैंड बताया, एक वेल्स बताया और एक बताया नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ये 4 कंट्रीज बताई। इसमें से स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की अपनी अपनी अलग सरकार है, ठीक है। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की कोई अपनी सरकार नहीं है, इनकी तीनों की अपनी सरकार है, गवर्नमेंट है। ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है। यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी है वो ही इस पे राज करती हैं। इन चारों पे भी उसका ही राज होता है, लेकिन इस पे भी है, इसका पूरा ही कंट्रोल उसी के ही हाथ में होता है, ठीक है। इसकी इनकम, इट हैज़ हाई इनकम इकोनॉमी, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। और इसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो इंडेक्सेस होती है ना, वेरियस इंडेक्सेस जो मैं बताने वाली हूँ आपके लिए, वीडियोस लेके आती रहूँगी मैं। ये इंडेक्सेस जो हैं एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जो रेटिंग है, रेटिंग में यूनाइटेड किंगडम 13th है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी 13th पोजीशन पे, 13th रैंक पे जो है क्या है, यूनाइटेड किंगडम है वर्ल्ड में, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब बता दिया, यूनाइटेड किंगडम के बारे में भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी कि कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं और कैसे कैसे बने, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, अब मैं बताने वाली हूँ कि आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 होने वाली में जो पार्टिसिपेट ले रही थी कंट्रीज़ और जो जीते उन्हें परमानेंट मेंबर बनाया गया, लेकिन इंडिया भी तो है, इंडिया ने भी तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है ब्रिटेन के अंडर, तो इंडिया क्यों नहीं बना इसका पार्ट, ये भी तो एक क्वेश्चन आ सकता है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो मैं इसकी क्लियर करने वाली हूँ अभी। तो देखो बात क्या है कि इंडिया जो है, पहली बात तो ये, इंडिया तब इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, ब्रिटेन के अंडर था, कहीं के अंडर था, ब्रिटेन के अंडर था, और ब्रिटेन के अंडर ही ये युद्ध कर रहा था, ठीक है। बाद ऐसा नहीं है तो फिर कि इंडिया को मौका नहीं मिला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पाने का, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पाने का इंडिया को बाद में मौका मिला 1950 में,
1950 में मौका मिला, ठीक है, 1950। तब क्या हुआ, इनफॉर्मल एक ऑफर आया, आप ध्यान रखना अनौपचारिक ऑफर था ये, ठीक है, कोई फॉर्मल औपचारिक ऑफर नहीं आया, ये आपको ध्यान रखना है। यूएसए की तरफ से एक ऑफर आया। तब क्या हो रहा था, यूएसए जो था चाइना से बहुत ज़्यादा इरिटेट था। किस वजह से था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 1949 में क्या था, 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने वहाँ की सरकार को ओवरथ्रो करके अपने आप अपने पास उसका चाइना का शासन ले लिया। किसने, कम्युनिस्ट पार्टी ने। आज भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही है चाइना में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना हो चुका है वो। जिसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे मैओ चेयरमैन जीत गए थे 1949 में। तो हुआ क्या, इससे जो यूएसए था, यूएसए इस चीज़ से नाखुश था। तो इसकी वजह से, नाखुश होने की वजह से यूएसए ने इसे परमानेंट मेंबरशिप से निकाल देने का प्लान बनाया। चाइना को ये ओवरथ्रो कर देना चाहता था और इसकी प्रोसेस इसने स्टार्ट कर दी। बट जो यूएसएसआर था, इस प्रोसेस के बीच में एक अड़चन आ गई। यूएसएसआर जो सोवियत संघ था, आप जानते होंगे इसके बारे में, रशिया इसका मेजर कंपोनेंट था, ठीक है। जो यूएसएसआर था वो इस बात से नाखुश था कि चाइना को क्यों निकाला जा रहा है, तो उसने यूनाइटेड नेशन का बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया यूनाइटेड नेशन का। जब उसने यूनाइटेड नेशन का बहिष्कार कर दिया और कहा कि अगर आप चाइना को निकालेंगे तो हम भी यूनाइटेड नेशन छोड़ देंगे, ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। अगर यूएसएसआर जो था, इतनी बड़ी पावर थी तब, तो उसका बिना यूएसएसआर के तो कोई मतलब रह ही नहीं जाता। कैसे आप पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं फिर, जब एक इतनी बड़ी शक्ति ही निकल जा रही है, तो नहीं कर सकते। तो फिर यूएसए ने प्लान किया कि चाइना की जगह इंडिया को बिठा देते हैं, ठीक है, चाइना की जगह इंडिया को बिठा देते हैं। इंडिया का नुकसान इससे क्या होता, इंडिया का नुकसान होता कि यूएसएसआर और चाइना दोनों इंडिया के अगेंस्ट हो जाते, दोनों से रिलेशन खराब हो जाते, ठीक है, दोनों गुस्सा हो जाते कि हमने यूएसए का साथ दिया। जिससे उस टाइम पे ये जो था, ये जियोपॉलिटिकल वे से बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी फेवर में नहीं था इंडिया के। उस टाइम पे पाकिस्तान का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था, पाकिस्तान इशू था, ठीक है। तब ये से चाइना, यूएसएसआर जैसी कंट्रीज़ जो थी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाती, एग्रेसिव हो जाती इंडिया के लिए, और क्या पता वॉर भी स्टार्ट हो जाता। इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता था कि वॉर स्टार्ट हो जाता। उस टाइम पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर मिलिट्री फोर्सेस वगैरह थी, टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा नहीं थी यूएसए के पास, तो उस टाइम पे अगर वॉर भी हो जाता तो एकदम से दुनिया की दूसरी साइड से यूएसए आके मदद तो नहीं कर सकता था इंडिया की, तो इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इस वजह से जो 1950 में ऑफ़र आया बनने का, 1950 में जो परमानेंट मेंबर बनने का ऑफ़र आया, उसे जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो चाइना है, चाइना एक बहुत महान देश है और हम इसे हटा के अपने आप परमानेंट मेंबर है वो बनना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चाइना से अगर हम ऐसा करेंगे तो चाइना से हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, और चाइना जैसे महान देश के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी अगर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं रहता। तो ये हमने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने किनारा कर लिया इस चीज़ से। शायद यही चीज़ हमारी कंट्री के फेवर में रही होंगी, तभी उन्होंने ऐसा किया होगा। तो यूएसए की तरफ से इनफॉर्मल लेटर आया था, अनौपचारिक ऑफर आया था, ठीक है, कोई फॉर्मल लेटर नहीं आया, ठीक है, ऑफर आया था सजेशंस के लिए, आपका क्या सजेशन है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये जो बात है ना कि ये सब बात रिटन है, जवाहरलाल नेहरू लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर 1947 to 1964 वॉल्यूम 4 में, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है कि 1950 में एक ऑफ़र आया था और हमने ऐसे रिजेक्ट कर दिया उस ऑफ़र को। ऐसा नहीं है कि बाद में ऑफ़र नहीं आया, 1955 में भी एक ऑफ़र आया था। 1955 में फिर यूएसएसआर ने ऑफ़र दिया कि चाइना भी रहेगा और इंडिया भी आ जाएगा, हम यूनाइटेड नेशन की परमानेंट कंट्रीज़ जो हैं वो 6 कंट्रीज़ कर देते हैं। उसे भी इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। इस पर कुछ इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी दे नहीं रखी है कि क्यों किया, शायद उन्हें यही फेवर में लगा होगा इंडिया के, बट ये भी उन्होंने मना कर दिया था।
तो ये बात है यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर की, कि यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बना, क्यों हमने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और तो मैंने आपको, मुझे लगता है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. Thanks for watching. Bye bye and have a nice day.